वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम नए क्वेश्चंस देखते हैं जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता होती है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पेज नंबर 1 से माधव नेशनल पार्क जो है MP में, उनको जो है टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग माधव टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो 58th टाइगर रिजर्व हो गया, एक काउंट भी बढ़ गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो ये 58 हो गए हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग माधव टाइगर रिजर्व के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के कंपैरिजन को भी हम लोग देखेंगे, ताकि भविष्य में अगर कोई कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम हो सके। थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में इस रिजर्व में 5 बाघ हैं, जिनमें 2 नवजात शावक शामिल हैं। तो माधव नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को देखिए, तो ये जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित हो गया, स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश, 375 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और जलवायु देखें तो शुष्क पतझड़ वन, गर्मी में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में मध्यम ठंडा यहाँ पे रहता है। मुख्य विशेषता जो है साक्ष्य सागर और माधव सागर झील, यहाँ दो महत्वपूर्ण झील है, साक्ष्य सागर और माधव सागर। तो ये दोनों झील के बारे में भी पूछा जा सकता है कि साक्ष्य सागर और माधव सागर झील जो हैं वो कौन से टाइगर रिजर्व में स्थित हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व का तो थोड़ा माधव सागर झील तो हो सकता ना भी पूछे, हो सकता है सांख्य सागर झील पूछे, क्योंकि ये नाम मैच नहीं होता है। वनस्पति की बात करें और जीव जंतु की बात करें तो शुष्क पतझड़ वन, जिसमें सागौन, साल और खैर पेड़ यहाँ पे प्रमुख हैं। घास के मैदान हिरन और मृग जैसे शाकाहारी जीवों के लिए उपयुक्त हो जाता है। यहाँ पे बिग कैट की 2 प्रजाति बाघ और तेंदुआ पाया जाता है। शाकाहारी जीव जो है चीतल, नीलगाय, सांभर यहाँ महत्वपूर्ण है। और अन्य जीव देखें तो जंगली सुअर, मगरमच्छ, भालू यहाँ पाया जाता है। और पक्षी जो है भारतीय जो पैराडाइज है, फ्लाई कैचर मोर आदि यहाँ पाया जाता है। हिस्ट्री इसकी बात करें तो पहले ग्वालियर के जो शासक थे उनका शिकार क्षेत्र था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो माधव टाइगर रिजर्व या माधव वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र जो है, ये ग्वालियर के जो शासक थे उनका टाइगर रिजर्व था। ये पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है, अगर सेंट्रल सिविल सर्विस में नहीं तो स्टेट सिविल सर्विस में ये पूछा जा सकता है। 1958 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित कर दिया गया था। 2022 में MP सरकार ने बाघों को फिर से बसाने की मंजूरी दी थी और पन्ना और बांधवगढ़ जैसे अन्य अभयारण्य से बाघों को यहाँ लाया जा रहा है। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के कंपैरिजन का अगर देखें तो परिभाषा देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है जहां मानव गतिविधियां अत्यधिक सीमित होती है। मतलब यहाँ वन्य जीव और वन दोनों को संरक्षण के लिए ये किया जाता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो बाघ संरक्षण के लिए समर्पित एक विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया जाता है। कानूनी ढांचा देखें तो राष्ट्रीय जो उद्यान है 1972 के तहत संचालित होते हैं। टाइगर रिजर्व भी जो है 1972 के तहत घोषित होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये प्रबंधित होते हैं। नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उसका जो लक्ष्य है जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र सबकी सुरक्षा करना। लेकिन टाइगर रिजर्व में जो है मुख्य रूप से बाघ और उनके आवास स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मानव गतिविधि जो है, व्यावसायिक गतिविधि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और सिंचाई जो है, चराई प्रतिबंधित रहता है। पर्यटन नियंत्रण, यहाँ पे नियंत्रण से पर्यटन की अनुमति होती है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को अगर देखें तो सख्त प्रबंध होता है। यहाँ पे बफर क्षेत्र में सीमित मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। जोनिंग यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आधिकारिक क्षेत्र विभाजन नहीं है, लेकिन सामान्यतः संरक्षित परिदृश्य शामिल होते हैं। जबकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो कोर जोन जो है जहां मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती है और बफर जोन में जो है सीमित गतिविधि अनुमति होती है। उदाहरण राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क उद्यान, उसका उदाहरण काजीरंगा, कार्बेट, केवलादेव राजस्थान के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है,
टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, सुंदरबन, नागरहोल आदि स्थित है। इस प्रकार जो है सभी टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन सभी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व नहीं हो सकते। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित होते हैं, जबकि टाइगर रिजर्व जो है मुख्य रूप से बाघों की सुरक्षा के ऊपर केंद्रित होते हैं। दोनों ही वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन से संबंधित है। जो बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने 65% जो रिजर्वेशन, जब वो मंत्री हुआ करते थे, आप कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री, उस समय में 65% रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए किया गया था और 10% EWS के लिए, यानी टोटल देखें तो 75% रिजर्वेशन किया गया था इनके टाइम में। बाद में जो है कोर्ट के डिसीजन, जो हाई कोर्ट है उनके डिसीजन के कारण ये 65% रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था, जो 15% इंक्रीज किया गया था। आरक्षण के लिए राजद का प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन NDA सरकार के खिलाफ था, जिसमें आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन सरकार ने 50% से 65% आरक्षण बढ़ाया था। इस प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा किया और बाद में अदालत में डाल दिया गया, जिसके माध्यम से जो है रिजर्वेशन खत्म हो गया। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पेज नंबर 2 पे हमारे पास है कि बीजेपी अपोज करा रिजर्वेशन बेनिफिट OBCs को। उसका हम थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे। ये जो डिटेल दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा है, जो थोल तिरुमावलवन है, इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा OBC आरक्षण का विरोध कर रही है और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाली VP सिंह सरकार को गिराने के लिए भी जिम्मेदार थी। और उन्होंने मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद जो आरक्षण नीति में बदलाव किया गया और स्वर्णों को, यानी कि जनरल पर्सन को जो रिजर्वेशन EWS आरक्षण दिया गया, उसका भी इन्होंने विरोध किया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे ये देखने की बात है, ये अपने आप में बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिवास्टेटिंग भी है, कि EWS जो है अपर कास्ट के लिए छात्रवृत्ति के लिए जो आय सीमा है वो 8 लाख है, SC के लिए 2.5 लाख है और OBC के लिए 2 लाख है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब विरोधाभासी है कि अपर कास्ट के लिए जो EWS है वो 8 लाख रखा गया है आय सीमा, जबकि SC के लिए रखा गया 2.5 लाख और अगर OBC के बराबर भी करो तो भी इसको 2 लाख करो कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर सबको बराबर करो, 8 लाख कर दो सबको बराबर। तो ये अपने आप में जो है ना विरोधाभासी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में हम थोड़ा भारत में आरक्षण प्रणाली के विषय में बात करेंगे। आरक्षण जो है एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। इसे शिक्षा, सरकारी नौकरी और विधायिका में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत जो है राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। और 16 की अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट आरक्षण करता है। और 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में है, शिक्षा और नौकरियों में EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करता है। कैटेगरी देख लीजिए, आरक्षण जो है SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रिजर्वेशन एडुकेशन में बात करें तो वही सेम है जो हमने आपको पहले बताया है। निजी संस्थानों को भी EWS के लिए जो आरक्षण है उसको अनिवार्य किया गया है। रिजर्वेशन जॉब में भी सेम ही है। आरक्षण राजनीति में आरक्षण देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि महिला आरक्षण विधेयक 2023 विधानसभाओं में 23% रिजर्वेशन की अनुमति देता है। जुडिशियल न्यायिक निर्णय की बात करें तो इंदिरा सहनी मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण को मान्यता दी, लेकिन कुल सीमा जो है 50% निर्धारित की थी। और M नागराज मामले 2006 में पदोन्नति में आरक्षण को डेटा द्वारा उचित ठहराने की आवश्यकता बताई गई थी। जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS आरक्षण को वैध ठहराया था।
चैलेंजेस, चुनौतियां देख लीजिए तो योग्यता बनाम आरक्षण विवाद है, क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी में है जिसे SC ST तक भी लागू करने की बात चल रही है। 50% से आरक्षण सीमा जो है तमिलनाडु जैसे राज्यों में 50% से सीमा करके 69%। और अगर आप देखें तो EWS जो आरक्षण लागू किया गया है 10%, उसके बाद भी ये जो सीमा है 50% की वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आर्थिक बनाम और राजनीतिक सामाजिक पिछड़ापन, कुछ लोग मानते हैं कि जाति आधारित आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर बदलना चाहिए। निष्कर्ष देखें तो आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय और समावेशिता का एक साधन है। समय समय पर समीक्षा आवश्यक है ताकि वंचित लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय प्रगति के लिए योग्यता और सामाजिक समानता में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगला हमारा पेज नंबर 4 पे है GTR है, जो EU से संबंधित है, यानी कि यूरोपीय यूनियन। वहाँ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक चल रहा है, 10वें राउंड की बैठक चल रही है जो आज से शुरू होने वाली है संभवतः, उसके संदर्भ में हमें बात करनी है। तो यूरोपीय संघ जो है सख्त पर्यावरणीय नियम जैसे कार्बन टैक्स, वनों की कटाई के नियम, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी कानून, भारत EU मुक्त व्यापार समझौते वार्ता में प्रमुख बाधाएं हैं। जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत भारत के इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट के निर्यात पर 20 से 35% शुल्क लगा सकता है, जहां EU के उत्पाद भारत में बिना शुल्क के प्रवेश करेंगे, वहीं भारतीय निर्यात पर अप्रत्यक्ष व्यापार बाधाएं बनी रहेंगी। भारत का डेटा सुरक्षित दर्जा की मांग हो रही है। भारत की मांग है कि सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के तहत डाटा सुरक्षित देश के रूप में इन्हें दर्जा प्राप्त हो सके। तो ये जो डाटा सुरक्षित देश का दर्जा है, इसके क्या है मायने और क्या प्रावधान है इसके तहत, वो जानते हैं। तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो इसके तहत यूरोपीय संघ उन देशों को डेटा सुरक्षित देश का दर्जा देता है जो डेटा सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऐसे देश EU से व्यक्तिगत डेटा को बिना अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के प्राप्त, संग्रहित और संसाधित कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा दर्जे के मापदंड क्या हैं? तो डेटा कानून मजबूत होना चाहिए, स्वतंत्र डेटा सुरक्षा प्राधिकरण होना चाहिए, निजता अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय डेटा हस्तांतरण समझौते का पालन इसके तहत किया जाना चाहिए। तो GDPR जो है, इसके तहत डेटा सुरक्षित माने जाने वाले देश कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। अंडोरा, अर्जेंटीना, कनाडा, आइसलैंड, इजराइल, बहुत सारे देश हैं, जापान, जर्सी, लेकिन इसमें इंडिया अभी तक शामिल नहीं है, यानी कि इंडिया को डेटा सुरक्षित देश नहीं माना गया है EU के द्वारा। अगला हमारा पेज नंबर 8 पे है बिल्डिंग कैपेसिटीज से संबंधित। जो इंडिया का जो ट्रेड है, यूरोप के साथ ट्रेड डिप्लोमेसी है, उसके संदर्भ में इसमें बात की गई है। इसके तहत हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करने वाले हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने UK और आइलैंड यात्रा लंदन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा उल्लंघन घटना से प्रभावित रही। वार्ता का केंद्र जो है भारत UK मुक्त व्यापार समझौता था जो ब्रेग्जिट 2020 से लंबित है। आयरलैंड में भी व्यापार वार्ता प्रमुख रही है, विशेषकर भारत EU द्विपक्षीय व्यापार समझौते को 2025 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता के बाद। अब इस संदर्भ में हम लोग फ्री ट्रेड एरिया और बायलैटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है ऐसे व्यापार समझौता होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना या समाप्त करना होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है ये व्यापक होता है, इसमें कई देश शामिल होते हैं, जबकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट केवल 2 देशों के बीच होता है। अंतर देखिए मुख्य रूप से, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है कई देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का समझौता होता है, जबकि बायलैटरल ट्रेड में केवल दो देशों के बीच ही व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए समझौता किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वस्तु, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा और कभी कभी श्रम को भी शामिल किया जाता है, जबकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मुख्य रूप से 2 देशों के बीच टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर केंद्रित किया जाता है। भाग लेने वाले देश देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 2 या 2 से अधिक देश भाग लेते हैं। ये बहुपक्षीय समझौता होता है, जबकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के बीच होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अधिक जटिल होता है क्योंकि इसमें कई देशों के अलग अलग व्यापार नीतियाँ शामिल होती है।
बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इसमें केवल दो देशों के बीच बातचीत होती है। उदाहरण देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उदाहरण आसियान मुक्त व्यापार समझौता, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता और भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत जो है ऑलरेडी इसमें से बाहर निकल गया है। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो भारत EU व्यापार समझौता जो है, भारत जापान आर्थिक साझेदारी समझौता इसके तहत आता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अधिक व्यापक होता है और जटिल होता है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो फ्री ट्रेड एरिया, ये बड़ा वाला फ्री ट्रेड एरिया है, छोटा वाला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आ सकता है। भारत वैश्विक व्यापार और आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों प्रकार के समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। अगला हमारा पेज नंबर 4 पे है। एथनिक ग्रुप जो है वो ST स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, ये असम के अंतर्गत। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि ये कौन से ग्रुप हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे जो SC स्टेटस है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन क्या है और ये कैसे दिया जाता है, इसके प्रोसेस या प्रोसीजर्स क्या हैं, उस संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह की असम यात्रा 14 मार्च से पहले कोच राजवंशी समुदाय ने फिर से अनुसूचित, यानी कि इससे पहले भी अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग की गई थी इसके द्वारा, और फिर से ये मांग उठाई जा रही है। कोची राजवंशी जो है आदिवासी, अहोम, चुटिया, मटक और मोरान समुदाय दशकों से ST दर्जे की मांग कर रहे हैं। ST दर्जे की मांग जो है लगभग 3 दशकों से एक प्रमुख मुद्दा रही है, जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ST स्टेटस और उसके जो प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको देखें तो भारत में अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को उसके सामाजिक आर्थिक विकास और अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आता है, जो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ST सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। तो किसी अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है 342 के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ST सूची को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक प्रावधान देखें तो 342 के तहत ST की परिभाषा देता है कि और राष्ट्रपति को उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार देता है, जो हमने अभी देखा। संसद जो है कानून द्वारा इस सूची में संशोधन कर सकती है, राष्ट्रपति संशोधन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति केवल अधिसूचित कर सकता है और संशोधन जो भी होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्रों में के प्रशासन और शासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से स्वायत्त प्रशासन प्रदान करता है। ST सूची में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है, तो राज्य सरकार अध्ययन करती है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय को प्रस्ताव भेजती है। जो वेरिफिकेशन है भारत के महापंजीयक द्वारा सत्यापन, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो भारत के महापंजीयक, ये क्या करते हैं, नृवंश विज्ञान, सामाजिक आर्थिक डेटा की जांच करता है और बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसकी स्वीकृति देता है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल और संसद की स्वीकृति इसे होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव की समीक्षा करता है और संसद में विधेयक पेश करता है। स्वीकृत होने पर सूची में संशोधन किया जाता है। सूची में शामिल होने का मापदंड क्या है, तो आदिम विशेषताएं जैसे विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं होनी चाहिए। विशिष्ट संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली और भाषा, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, जैसे दूरस्थ क्षेत्र में निवास, मुख्य धारा से सीमित संपर्क हो, पिछड़ापन, कम साक्षरता दर, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। निष्कर्ष देख लीजिए, तो SC का दर्जा जो जनजातीय समुदाय के सामाजिक न्याय और विकास को सुनिश्चित करता है। शामिल होने की प्रक्रिया कठोर है और इसमें कई स्तरों के जांच भी शामिल हैं। कानूनी सुरक्षा के बावजूद कई समुदाय अभी भी ST मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमारा इन्वायरमेंट का सबसे पहला टॉपिक था, जो 58th टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा था। तो इस संदर्भ में हमने टाइगर रिजर्व से संबंधित, प्रोटेक्टेड एरिया से संबंधित एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसन से संबंधित है? नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड। तो वायनाड, सत्यमंगलम और नागरहोल जो टाइगर रिजर्व हैं वो कावेरी बेसिन से संबंधित हैं। तो 1, 3 और 4 इसका संभवतः राइट आंसर
है। जबकि अगर आप पापीकोंडा नेशनल पार्क की बात करें तो ये कावेरी बेसिन में नहीं आता, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है, न कि कावेरी बेसिन के अंतर्गत। ये देख लीजिए, तो आंध्र प्रदेश में जो भी एरिया होगा वो कावेरी बेसिन के तहत नहीं होगा, क्योंकि कावेरी बेसिन कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें और सतमंगला टाइगर रिजर्व और वायनाड जो है ये तीनों कावेरी बेसिन के अंतर्गत हैं, जबकि पापीकोंडा जो है गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो 2025 के लिए पूछे जाने की प्रायिकता के आधार पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माधव राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में सही है? ये राजस्थान में स्थित है। गलत, ये राजस्थान में स्थित नहीं है बल्कि ये एमपी में स्थित है। तो पहला अगर गलत हो गया तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। इसमें शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, एमपी में तो वही एरिया होगा। साख्य सागर और माधव सागर इस पार्क की प्रमुख झीलें हैं, ये बिल्कुल सही है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसीलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(5) के तहत जो है छात्रवृत्ति की आय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अगला जो हमारा है वो है स्वर्ण EWS के लिए छात्रवृत्ति की आयु सीमा 2 लाख नहीं है बल्कि 8 लाख है। जो इनकम लिमिट है अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति की वो 2.5, ये सही है। तो सेकेंड गलत है, 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में एक विरोधाभास भी प्रवृत्ति है कि अपर कास्ट के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे भी ज़्यादा सही है, और मैं अगर आपको बता दूं तो वर्तमान में 80 से 90% जो संसाधन हैं राष्ट्र की, जो GDP है उसका 80 से 90% हिस्सा जो है सामान्य वर्ग के अंतर्गत है। तो उसे 10% आरक्षण भी मिला हुआ है और जो इसकी सीमा है आय की सीमा वो 8 लाख से एबव। जबकि वहीं दूसरी ओर देखें तो SC की बात करें तो ये 2.5 लाख है, जबकि ST का देखें तो 2 लाख है इसके अंतर्गत। और जो OBC समुदाय है, OBC समुदाय को भी 2 लाख के अंतर्गत रखा गया है किसी भी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, खास करके एडमिशन्स में, स्कॉलरशिप में। अगला हमारा आर्टिकल 15(4) और 15(5) के तहत राज्य जो है SC BCs और SC STs के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। लिमिट देख लीजिए, पहले भी हमने बताया स्कॉलरशिप के लिए स्वर्ण को 8 लाख, SC ST को 2.5 लाख और OBC को जो है 2 लाख का प्रावधान किया गया है। अब हमारा है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत डेटा सुरक्षित देश का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा कानून है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया जाता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण को नियंत्रित किया जा सके। EU उन देशों को डेटा सुरक्षित देश का दर्जा देता है जो GDPR मानकों के अनुसार जो है पर्याप्त डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस स्थिति वाले देश को EU से व्यक्तिगत डेटा प्राप्त, संग्रहित और संसाधित कर सकते हैं बिना अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल चर्चा कर ली है, वो आप। अब भारत की अगर बात करें तो भारत जो है अभी फिलहाल इसमें शामिल नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अगला हमारा है मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बीच अंतर क्या है? तो FTA जो है केवल 2 देशों के बीच होता है, जबकि BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली। FTA जो है कई देशों के बीच होता है लेकिन BTA जो है 2 देशों के बीच होता है। FTA व्यापक क्षेत्र को कवर करता है जैसे वस्तु, सेवा, निवेश। BTA जो मुख्य रूप से टैरिफ की कमी पर केंद्रित होता है, ये थोड़ा देखते हैं बाद में। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अधिक जटिल होता है, ये गलत है, इसमें कई देश शामिल होते ही नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच कोई अंतर अगर होगा ही नहीं तो दोनों अलग अलग क्यों कॉन्सेप्ट डेवलप होगा? तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि कई देशों के बीच होता है, व्यापारिक बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए एक समझौता होता है जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा और कभी कभी श्रम भी इसमें जोड़े जाते हैं।
जबकि द्विपक्षीय व्यापार की बात करें, द्विपक्षीय व्यापार समझौता ये दो देशों के बीच होता है, व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर केंद्रित होता है। बाकी डिटेल हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे इस पे ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जनजाति सूची में समुदाय को शामिल करने की प्रक्रिया के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को ST सूची में शामिल करने या हटाने का पूर्ण अधिकार नहीं रखता, बल्कि ये संसद, राष्ट्रपति केवल अधिसूचित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। फिर भी हम पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, ST सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा सत्यापन और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद कानून बनाकर ST सूची में संशोधन कर सकती है। सेकेंड और थर्ड हमारा सही है। फर्स्ट गलत क्यों है? फर्स्ट गलत इसीलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जो है केवल ST सूची को अधिसूचित कर सकता है, लेकिन इसमें बदलाव या शामिल करने हटाने का जो अधिकार इनको नहीं होता। बाकी डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ये सारे डिटेल्स उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।